ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते सभी पार्टियां तैयारियों में जुटती नजर आ रही हैं। आइए देखते हैं 2022 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव से हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना की खास बातचीत। हम खड़े हैं हल्द्वानी के समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां हमारे साथ प्रदेश सचिव शोएब अहमद जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी 2022 की तैयारी हो चुकी है, तो आप देखते हैं जो शोएब अहमद जी, उनसे जानते हैं किस तरह उत्तराखंड में शोएब साहब समाजवादी पार्टी को देखने चाहते हैं। शोएब भाई, पहले तो आपको एक ABPL चैनल में कामना है, और ये बताइए कि चुनाव आ गया 2022 को लेकर किस तरह से तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासी प्रदेशवासियों को सबको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां तक तैयारी की बात रही, तो 2017 चुनाव लड़ने के बाद जब से ही हम लोग फील्ड में हैं, और जो चुनाव कार्यालय हम लोगों ने उस टाइम खोला था, वो कार्यालय आज भी खुला हुआ है, और हम लोग तो फील्ड में ही हैं। तैयारी हमारी 2017 से ही चल रही है, और 2022 को देखते हुए हम लोग अभी भी जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही अब काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि अब चुनाव नज़दीक आ गया तो हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे। तो हमारी चुनाव 2017 से ही तैयारियां पूरी चल रही हैं। अगर बात करें, बीजेपी अपनी सीटों को दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी सीटों पर दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ ही अभी कार्यकर्ता या मंत्री को जो भी कहे उनको आपकी टीम शामिल हुए हैं, उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं? आप नहीं, वो तो आदमी की अपनी सोच है। अगर जहाँ सोच नहीं मिलती तो आदमी का पूरा अधिकार है अपने सोच का इस्तेमाल करने का। तो आज उनको सर्व समाज की पार्टी समाजवादी पार्टी में कुछ समझ में आया, तो और उनके और हमारे विचार मिले, तो डिम्पल पांडे जी को हमने स्वागत करा अपने परिवार में, समाजवादी परिवार में, और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको अपने नेतृत्व में उनको सदस्यता दिलवाई है, और उसके बाद हमने उनको जिलाध्यक्ष नैनीताल घोषित किया है। और डिम्पल पांडे जी से काफ़ी उम्मीदें हैं, और वो ज़िले में 6 की 6 विधानसभा में मजबूती से काम करेंगे और अपनी टीम खड़ी करेंगे। अगर बात करें 2022 में चुनाव को लेकर, तो क्या कितनी सीटें आपकी समाजवादी पार्टी ला सकती है उत्तराखंड में? देखिए, हम ये जो फेंकू पार्टियां हैं कि हम आ रहे हैं और तुम आओगे और ये आएगा, तो 21 सालों से जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने विनाश किया है हमारे प्रदेश का, और हम उसमें की बात नहीं करते कि अब हमारी कितनी आ रही हैं। वो तो जनता के हाथ में होता है कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग 2022 में हर हालत में अपनी पार्टी की जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें लाएंगे, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी प्रदेश के अंदर आएँ, जिससे इस प्रदेश का भला हो सके। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तो इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक आखिरी सवाल है, जानना चाहेंगे, जिस तरह आम आदमी पार्टी का दावा है कि 3 बिजली पानी यूनिट फ्री करेंगे, उसमें क्या प्रक्रिया है? ये क्या फ्री करेंगे, ये तो वो बात होती है, लॉलीपॉप दिखाने की बात होती है। पहले एक फेंकू हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी, जिस तरह वो बयान देते हैं, वो तो पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है उनके उन बयानों से कि हम ये करेंगे, इतना अकाउंट में पैसा आएगा, इसमें ये होगा। अब पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम कहाँ पहुँच गया, ये सब जनता जान गई है। तो ये पहले कहना कि हम आएंगे तो ये करेंगे, पहले करके दिखाओ कि तुमने करा क्या है और कहाँ क्या करा है। अगर आप करने की बात करें तो हम करने के बाद की बात करते हैं। किच्छा में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुलूस के रूप में तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर SDM कौस्तुभ मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही आकलन कर मुआवजा दें, ताकि पीड़ित अपनी आजीविका चला सके। ये आपदा आई है बरसात के रूप में, ये पूरे उत्तराखंड में इसका भारी नुकसान हुआ है। इसी उसमें किच्छा के अंदर भी हम लोग आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों ने पूरा इलाका घूमा हुआ है। बहुत बुरी स्थिति है, किसानों की फसल पानी में डूबी पड़ी है, लोगों के मकान गिर गए हैं, मकान चटक गए हैं, दीवारें कच्ची दीवारें चटक गई हैं। दुकानदार भाइयों का भी बहुत नुकसान हुआ है, 3-3, 4-4 फीट दुकान में पानी भर गया, जिसकी वजह से उनका पूरा सामान खराब हो गया। रोजी रोटी का संकट आ चुका है सभी के सामने। हमारी आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि जो दुकानदार भाई हैं, इनका जो भी नुकसान हुआ है, वो फड़ व्यवसायी, ठेला व्यवसायी, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, जो भी इनका नुकसान हुआ है, इनके नुकसान का 80% मुआवजा इनको दिया जाए। और किसानों का, और जिन्होंने अपने तालाबों में मछली पाली है, लोगों के और भी इसी तरीके से किसानी से जुड़े हुए काम हैं, धान की फसल सारी खराब हो चुकी है, हम कहते हैं इनका भी मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा इनका मिलना चाहिए। हमारी मांगे इतनी हैं, जो जिसका असली नुकसान हुआ है, जो आपदा से प्रभावित है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, ना कि पक्के में बैठ के जो यहाँ के लोकल नेता हैं या लोकल विधायक है यहाँ के, वो SDM साहब को लेके जाते हैं, अपने अपने चहीतों को चेक बांट दे रहे हैं। लेकिन जो असली जिसका नुकसान हुआ है, जो बिल्कुल खेत की जड़ में बैठा हुआ है, जहाँ पानी भरा हुआ है, उनके खेतों घरों में नुकसान हो रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है।
कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन को जो नेता दिखा रहे हैं, प्रशासन वही देख रहा है। असली मुआवजा उन लोगों को कम से कम, जैसे मान लीजिए लाखों रुपए का नुकसान है, ठीक है, लाखों रुपए का नुकसान है। हम कहते हैं एक बार उनका सर्वे होना चाहिए, कितना किसका फसल का नुकसान है, कितना किसका घर का नुकसान है, उस हिसाब से उन लोगों को 80% कम से कम नुकसान मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी ये आम आदमी पार्टी की और जो भी हमारे साथी आए हुए हैं किसान भाई, उनकी सबकी मांग है ये। कुछ रानीखेत राजकीय महाविद्यालय में सफल उद्यमियों द्वारा बिजनेस मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस मीट में सफल उद्यमी अपने अनुभवों को युवाओं तथा किसानों को साझा करेंगे। इस दौरान उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। कि जैसे बिजनेस उत्तरायणी रानीखेत में हमारा प्रयास है कि जो हमारे स्थापित व्यवसायी हैं दिल्ली एनसीआर बाहर के और पहाड़ के भी, उनको हम इस एक मंच पे लाना चाहते हैं। साथ ही पहाड़ के संदर्भ में किसानों को और युवाओं को भी उस मंच से जोड़ करें, ताकि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। यदि किसी के मन में स्वरोजगार करने का किसी भी प्रकार का एक लगाव है, चाह है या कुछ संशय है, तो उनको दूर किया जा सकता है। इसका करने का जो प्रयोजन है, राष्ट्रीय स्तर पे हम इसका प्रयास अभी तक दिल्ली, बेंगलोर, फरीदाबाद, मानिला और पुनः दिल्ली में भी किया और कई वेबिनार्स भी इसके हम कर चुके हैं। इसका लक्ष्य है कि पहला लक्ष्य कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, उनका एक कमिटेड बिजनेस नेटवर्क बने, जिसमें स्वरोजगार का आदान प्रदान हो और हम एक दूसरे के इस कार्य को समझें और उसको प्रोत्साहित करें। दूसरा सर, चिल्किया के मदर्स ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में महाकुंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत और ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत ने दीप जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मेरा नाम देवेंद्र सिंह नेगी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज करनपुर। ये महाकुंभ चल रहा है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा खेल मंत्री ने इसको बढ़ावा दिया हुआ है जी। तो कितना कारगर सिद्ध होगा ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में आप? खेल के प्रकरण के संबंध में जहाँ तक मेरे से पूछा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, तो ये जो खेल विधा है उसमें प्रतिभा बच्चे की विकसित होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और बीच में लगभग 2 साल से ये खेल कूद नहीं हो पाए, जिससे कि बच्चे की खेल विधा का विकास इस दौरान नहीं हो पाया। खेल मंत्री जी द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसको मैं जो है नेशनल तक ले जाने के लिए सक्षम हूँ। इसमें आप कितना यहाँ से योगदान ऊपर को राज्य स्तरीय देना चाह रहे हैं? यहाँ से हम भरसक प्रयास करेंगे जितना यहाँ से संभव हो सके, और खेल मंत्री जी का जो वक्तव्य है वो मुझे सार्थक महसूस होता है। सर, अभी कितनी टीमें खेल चुकी हैं और कितनी टीमें लगभग और होंगी? आज लगभग 8-10 टीमें खेल चुकी हैं और 8-10 टीमें कल के लिए हैं, और कुछ आज भी इनके फाइनल होने हैं। इसका कार्य क्षेत्र कितना है? विधानसभा क्षेत्र है इसका कार्य क्षेत्र न्याय पंचायत स्तरीय ये खेल कूद प्रतियोगिता है। अंडर 14 वर्ष से नीचे तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ग्राम गोठा में सौहार्द का माहौल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुरानी तहसील परिसर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनाना चाह रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से इस तरह की गुंडागर्दी को बंद करने की मांग की है। आज से पहले से जो हमारे गोठा ग्राम सभा को और बदनाम किया जा रहा है और एक राजनीति अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें एससी समाज का कह के एक राजनीति हमें बांटा जा रहा है। हमारा ग्राम सभा ओबीसी, रायसीट, सिंधी और राजभर, एससी सारे समाज के हमारे ग्राम सभा में हैं, और मैं इसीलिए आया सारे समाज को लेके कि हमारा ग्राम सभा इन सभी समाजों का है, और बात में साथ में प्रधान जी इस चीज़ को लेके आए हैं, और हमने कहा कि हमारे ग्राम सभा को एक अखाड़ा न बनाया जाए, राजनीति और बदनाम न किया जाए। उसके मान सम्मान के लिए आज हमने मौन धारण लेके अपनी जनशक्ति सैलाब लेके आए हैं, और सभी कास्ट के लोग हैं। यहाँ एससी समाज है, ओबीसी समाज है, और रायसी समाज है, और राजभर समाज है। सारे समाज हमारे साथ। कौन लोग हैं जो आपके गांव को बदनाम कर रहे हैं?
देखिए हमारे गांव के आप लोग देख रहे हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं किसी के राजनीति में व्यक्तिगत नाम लेना, मैं सभी को संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हो हमारे ग्राम सभा को बांटने का काम न करें। मामला हमारे गोठा ग्राम सभा का है। गोठा ग्राम सभा से लेकर लौका नगा जो भी है हमारे पूर्वांचल के लोग जहाँ रह रहे हैं, और उधर अंदर गुरु नानक नगरी बनपुनिया साइड में जो रैसी समुदाय भी हमारे रहता है, सिंधी झाला आगे रहता है, यही सब मेन मुद्दाएं हैं जो कि हमें एसी वर्ग में ले आके लोग वो कर रहे हैं। कुछ चंद नेता लोग हैं जो इसको एक तरफा करना चाह रहे हैं, मतलब एसी वर्ग के उसमें हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर कास्ट के हैं, ओबीसी में मतलब हर कास्ट आता है, अपने सिंधी समुदाय है, रैसिक समुदाय है, हर कोई काम कर रहा है, यादव लोग हैं और सानी परिवार के लोग हैं, काफ़ी उसमें हैं, और इसको इस ढंग से ना वो किया जाए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब पार्टियों को इस तरीके से राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए हमारे ग्राम सभा को, बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। और जो भी हमारे ग्राम प्रधान जी के जरिए जो भी आया है उसका भी बारे में भी कुछ संविधान करें। एसडीएम साहब के लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, एसडीएम साहब आ गए या किसी को भी भेजेंगे अपने और अधिकारी को, उनको हम ज्ञापन देंगे और सही सलामत से चले जाएंगे। विगत दिनों आई बाढ़ से क्षेत्र में हुए नुकसान और आर्थिक रूप से मदद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से ग्रामवासियों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पीड़ितों के लिए पेयजल नल, बच्चों की पढ़ाई के लिए नई किताबें दी जा रही हैं। साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रभावितों को सहायता चेक की राशि भी बढ़ाकर दी जा रही है। जो आपदा आई थी, उस आपदा के कारण से बहुत से क्षेत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, विशेषकर गाँव में उसका असर ज़्यादा रहा। और सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी जो हुई है नैनीताल, 34 लोगों की हुई है। और रामनगर में भी हमारा जो चुका मोहन का गांव है, बाढ़ में 42 घर वही जमीन के बह गए, सुंदरखाल में लोग फंस गए। और उसी प्रकार से नई बस्ती पूछड़ी में भी 5 घरों के मकान बह गए हैं। उनकी भी सरकार की ओर से उनको जो तुरंत राहत मिलती है वो दे दिया गया है। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मानक हैं, आपदा के उन मानकों में धनराशि भी बढ़ाई गई है। वो अलग से जो लोग प्रभावित हैं, जिनको पहले मिला है, उनको फिर दोबारा से सरकार कुछ धनराशि और दे रही है। और जहाँ तक मकानों का है, वो उनका वर्गीकृत कर लिया गया है, कौन और 1 में है, कौन वर्ग 4 में है, कौन अन्य लोगों के स्थानों पे है, कौन वनभूमि में है। तो उसके लिए जो नियत जो तय मानकों के अनुसार जो धनराशि है, उसमें भी जो मानकों के अनुसार है वो तो दे ही रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से 90,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मकान बनाने के लिए अलग से देने की योजना बनाई है। और इसी प्रकार से राशन के लिए अन्य लोगों ने भी दिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दिया है, पार्टी के लोगों ने भी दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि चुकुम के लिए चिन्हित कह रहे हैं आप, क्या इसमें सुंदरखाल भी चिन्हित है? सुंदरखाल क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, वो वन ग्राम है, वन अतिक्रमण माना जाता है वन विभाग की ओर से। तो उसमें भी उनको फिलहाल हमने वही सुंदरखाल में ही रहने के स्थान तय कर दिए हैं, टेंट उनको दे दिए हैं, तिरपाल उनको दिए हैं, यहाँ तक कि लाइटें भी हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से चुकम में 20 लाइटें दी हैं। तो यहाँ भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और अन्य जो राशन की व्यवस्था है वो उनकी कर रहे हैं। और जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो किताबें वगैरह नष्ट हो गई, उसकी भी व्यवस्था संस्थाओं द्वारा भी की जा रही है। और सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी भी योजना बना रही है। तो इसी प्रकार से अब इसी प्रकार जो नई बस्ती के हैं 5 घर जो हैं वो वन अतिक्रमण क्षेत्र में ही थे, अतिक्रमण में, इसलिए फिलहाल उनको जहाँ उनको जमीनें दी गई, अब लोगों ने घेर रखी है। वो सोचते हैं कि घेरी तो वन नियम है, वन विभाग की है, लेकिन वो लगता ये है कि हमारी है, तो उन लोगों को नहीं बसने दिया जा रहा था। तो कुछ जमीन कुछ स्थान हमने बसाने की कोशिश, लेकिन वो नहीं वहाँ बसना चाहते। तो फिलहाल उनको पंचायत घर में 5 परिवारों को
खर्चे के पास चोपला पे भी ऐसे ही 2-3 को राशन दिया है। ये तो आप लोगों का पूछने का सवाल है हमसे कि आप जो ये क्षेत्र में गड्ढा मुक्त कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कितना काम इसमें हो गया, कितना बाकी है? 7 तारीख तक 7 नवंबर तक सारी सड़कें जीती हैं, ये सब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लाल कुआं विधानसभा कांग्रेस कमेटी द्वारा आज मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। आयोजित शिविर में कुमाऊं संयोजक प्रशिक्षण शिविर इंदुमान ने प्रतिभाग किया। उन्होंने आगामी चुनाव 2022 को लेकर नीति निर्धारण तय की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी कमर कस चुकी है 2022 मिशन को जीतने के लिए, क्योंकि जो केंद्र और प्रदेश में झूठी सरकार बैठी हुई है और लगातार केवल ये बताती रहती है कि 70 साल में क्या किया। तो आज हम अपने यहाँ बूथ के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने आए हुए हैं। विधानसभा स्तर का ये कार्यक्रम कार्यशाला हुई है। यह प्रदेश स्तर का हमने किया था 9-10 अक्टूबर को हरिद्वार में, जिसमें कि प्रत्येक विधानसभा से 5-5 प्रतिनिधि गए थे, उनको ट्रेनर बनाया था। और अब वो 5 ट्रेनर और हर विधानसभा में 70 की 70 विधानसभाओं में हम बूथ लेवल के हर बूथ से 2 बीएलए लेकर उनको ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो अपने बूथ में जाकर दूसरे जो वहाँ के बूथ के लोग हैं उनको जागरूक करेंगे और बताएंगे कि मेरा बूथ मेरा गौरव और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं। प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर हमारे ट्रेनर आए हुए हैं, रतिन चट्टोपाध्याय जी, जो कि पूर्व आर्मी रिटायर्ड हैं, सैनिक हैं, वो बंगाल से आए हुए हैं। दूसरे हमारे महाजन जी हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, सोशल मीडिया से हैं ये लोग, और एक ललित आए हुए हैं। 3 ट्रेनर यहाँ पर आए हुए हैं, सब AIC से आए हुए हैं ये लोग। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनको अरेंज किया है ताकि उत्तराखंड में हम 2022 में चुनाव जीतें और ये झूठी सरकार को उखाड़ के फेंकें। देखिए, फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग कमेटी की संयोजक हूँ उत्तराखंड कांग्रेस में। प्रत्याशियों के बारे में जो है ये दूसरी कमेटी बनी हुई है और हमारा जो उच्च नेतृत्व है उत्तराखंड का और जो हमारे प्रभारी हैं वो सब इस चीज़ को देखेंगे। मैं केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आयोजित कर रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि अब दुनिया में बेईमानों का राज है, चारों तरफ धोखेबाज लुटेरे बैठे हैं, ऐसे लोगों की सोच को बदल देने वाला काम बागेश्वर के रहने वाले हरीश डफोटी ने किया है। बागनाथ मंदिर में पूजा के लिए गए हरीश ने वहां गिरे 50,000 रुपए की नकदी उप जिला अधिकारी हरिहर गिरी को सौंप दी है। नाश्ता में जरा 2-3 फल ले जाता हूँ मैं, वही रोज की प्रक्रिया थी। मेरे को परिक्रमा करते हुए 50 गड्डी मिली, 500 की पता नहीं कितनी गड्डी थी। फिर मैंने पहले पुजारी जी को संपर्क किया, वो मिले नहीं। फिर मैंने कमेटी अध्यक्ष को संपर्क किया, वो भी नहीं मिले। फिर जाते से मेरे को SDM साहब मिलने में मैं उनको पकड़ा दे कि मैं आपके किसी के पैसे गरीब के गिरे होंगे तो उनको दे देना करके। अब हम ही नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, जिसको भी लेकर मंदिर में कुछ हो जाए, इसलिए हमने उनको भेज दिया। फिर बाकी हम अपने घर को आ गए थे। बाकी हमारा और काम भी होता है, दुकान का काम था, इसलिए हम जरा जल्दीबाजी में तो मैंने पकड़ा दी थी। बाद में उनका फ़ोन आया कि ऐसी बात है। मैंने कहा फिर SDM साहब को दिए थे। SDM साहब ने फिर कॉल आए उनकी, मैंने बता दिया ऐसा हुआ था करके। तो वो कहते हैं हम बाद में जब मिलेंगे तो बता देंगे आपको किसके थे क्या थे। मैंने कहा जिसका भी दे देना चाहिए, उसका भला हो जाना चाहिए। मंदिर में आज सुबह एक DM साहब के नेतृत्व में एक टीम गई थी, जिसमें मैं भी था। वहाँ पर जो हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका उन्होंने निरीक्षण किया था। इसी बीच में निरीक्षण के दौरान ही वहाँ पर एक पूजा पाठ करने के लिए एक व्यक्ति आया था, जिसका नाम है हरीश डफोटी। वही नायर गांव का रहने वाला है और आपकी बाजार में उसकी सब्जी की दुकान भी है। तो मंदिर की परिक्रमा के दौरान ही उनको एक रुपये का बंडल मिला और उन्होंने हमारे सुपुर्द किया। और अब आगे देखना है कि हम इसको प्रचारित प्रसारित करके जिस आदमी का वो खोया है उस तक पहुंचेंगे और सारी चीज़ों की जांच करने के उपरांत जिस आदमी का लगेगा कि इसका है उसको सुपुर्द करेंगे। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने मिनी स्टेडियम में जल्द कोच उपलब्ध कराने की बात कही है। अपने आप में यहाँ इंडोर आउटडोर दोनों प्रकार का ये खेल संसाधन बना है और 3 करोड़ से अधिक की लागत का बना है, जो जनता को समर्पित आज कर दिया गया है। बाकायदा कोच आएंगे, बच्चों की ट्रेनिंग होगी, इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया। रही बात कुछ कमियां की, तो कमियां आएंगी तो निश्चित ही उसका जांच भी कराई जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पहले ही कोविड की वजह से
हम इसमें काफ़ी लेट हो गए हैं और तत्काल सचिव को डायरेक्टर को मैंने निर्देश दे दिया है कि इस प्लेटफॉर्म को हैंडओवर भी करना है बिल्कुल से और तत्काल जो ट्रेनिंग वाला काम जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है प्रॉपर कोच की तैनाती करके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और हैंडओवर वाली कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। देखिए अभी तो स्टार्टिंग में एक ही कोच आएगा जो वो कई विषयों का होगा। बेसिक जो कोच होते हैं बच्चों की छोटी उम्र के बच्चों को उनको मोटिवेट करेगा और बाद में जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं के योग्य बनाने की उसको कोशिश की जाएगी। बागेश्वर पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली नई यातायात व्यवस्था के बीच बागेश्वर निवासी उलझे हुए नजर आए हैं। यातायात पुलिस ने आजकल सरयू पुल, नई पुल व जिला अस्पताल पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का ट्रायल किया है। नई व्यवस्था से आम दिनों में दिखने वाले जाम के हालात से राहत नजर आई। वहीं यातायात पुलिस कर्मी दिन भर लोगों को नई यातायात व्यवस्था समझाते नजर आए हैं। हाँ बताइए सर, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से ट्रैफिक को यहाँ पे रोका जा सकता, कम किया जा सकता है? जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि शहर में दिनों दिन यातायात व्यवस्था दबाव बढ़ते जा रहा है। यातायात व्यवस्था हमेशा करने लग जाती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने शहर में वन वे प्लानिंग लागू करके देख रही है। पुराना सरयू पुल से जो कांडा रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है उसको पुराना सरयू पुल से नया सरयू पुल होते हुए अस्पताल तिराहे में निकाला जाएगा। हल्के वाहनों को अस्पताल तिराहे से अपने पुराने रोड पे चलेंगे। जो भारी वाहन है भारी वाहनों को आगे बाईपास से मांडा होते हुए भागीरथी तिराहे में निकाला जाएगा। इससे कांडा से आने वाली ट्रैफिक वन वे हो जाएगा। यहाँ से आने वाला भी वन वे होगा तो इससे बहुत सारी मदद मिलेगी हमको, काफ़ी हल्का हो जाएगा। और पब्लिक तक के उसमें अभी हम ट्रायल के बेस में ही चला रहे हैं पर पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। आगे भी देखते हैं। दीपावली में मुख्य त्यौहार दीपावली का आ रहा है। दीपावली में हम यही प्लान लागू करेंगे शहर में। अगर इसमें सफल होता है तो इस व्यवस्था को परमानेंटली लागू कर दिया जाएगा।